प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज। ये जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज अर्थात जीवों में जनन है, एक कक्षा 12 की प्रथम यूनिट है, प्रथम इकाई है और इसमें हम जीवों में जनन के बारे में पढ़ेंगे, पौधों में कैसे जनन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग्स में कैसे जनन होता है अर्थात एनिमल्स में कैसे जनन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम जीवों में जनन का जो प्रथम पार्ट है उसके बारे में आज आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टडी करेंगे हम लोग सब मिलकर। तो सबसे पहले ये बात आती है कि जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट हों या माइक्रोब्स हों, सभी जीवधारी का एक निश्चित लाइफ स्पान होता है। एक निश्चित लाइफ स्पान के बाद, एक निश्चित जीवन जीने के बाद उनकी क्या होगी, मृत्यु हो जाती है। तो फिर इस पृथ्वी पर उस जात की कंटिन्यूटी कैसे है, जैसे सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि लाइफ स्पान में कि किसी जीवधारी के जन्म और उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवधि होती है उसको लाइफ स्पान कहते हैं। तो लाइफ स्पान क्या है? लाइफ स्पान इज ए पीरियड of an organism from their birth to natural death। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी जीवधारी के जन्म और उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवधि होती है उसको लाइफ स्पान कहा जाता है। एक निश्चित लाइफ जीने के बाद हर जीवधारी की मृत्यु हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लें एलिफेंट, हाथी, इसका लाइफ स्पान कितना होगा? 60 से 70 वर्ष होता है। 60 से 70 वर्ष की लाइफ कंप्लीट करने के बाद ये इसकी डेथ हो जाएगी। तोता है, पैरेट 140 ईयर्स तक जीवित रहता है। कौवा है 15 ईयर्स तक जीवित रहता है। टर्टोइज है, ये 100 से 150 वर्ष जीवित रहता है। काऊ है, ये 20 से 25 साल। बटरफ्लाई, जो तितलियां आप लोग घरों में देखते हैं अक्सर रंग बिरंगी होती हैं, 1 से 2 सप्ताह उनका ही जीवन काल होता है। जो आपका राइस प्लांट है, राइस मतलब जो धान का पौधा होता है, 3 से 4 मंथ उसका जीवन काल होता है। बनाना है जो उसका लगभग 25 ईयर जीवन काल है। रोज प्लांट है 5 से 7 वर्ष है। बनियान ट्री है जो 300 से 500 वर्ष तक जीवित रहता है। लेकिन एक निश्चित लाइफ स्पान जीने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, फिर भी उस जात की कंटिन्यूटी पृथ्वी पर बनी रहती है। तो अब ये कैसे बनी रहती है, इसी को समझाता है रिप्रोडक्शन अर्थात जनन। ध्यान देना थोड़ा, और आपके एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन की गई है, उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूँ। वहाँ पे दिया गया है कि किसी भी जीवधारी का जो लाइफ स्पान होता है उसका उसके साइज से कोई कोरिलेशन नहीं होता है। जैसे पैरेट है, ये पैरेट जो होता है और जो कौवा होता है, मतलब तोता और कौवा ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं, लेकिन आप इन दोनों के अगर लाइफ स्पान को देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ पर क्रो का लाइफ स्पान 15 ईयर्स का है, वहीं पर पैरेट लगभग 140 वर्ष तक जीवित रहता है। तो किसी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जीवधारी के लाइफ स्पान का संबंध
उसके साइज से नहीं है, उससे कोई उसका कोरिलेशन नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में देना। कोई बहुत बड़ा है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक वो नहीं जीवित रहेगा, कोई बहुत छोटा है इसका मतलब वो बहुत कम समय तक जीवित नहीं रहेगा। तो इसका साइज से कोई रिलेशन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इस लाइफ स्पान के बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर जब हर जीवधारी एक निश्चित अवधि के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर क्यों उस जात की निरंतरता पृथ्वी पर बनी रहती है, और इसी का आंसर देता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन। प्रजनन क्या है? तो ये जीवधारियों में पाई जाने वाली वह जैविक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हर जीवधारी अपने जीवन के दौरान अपनी जैसी ही संतान उत्पन्न करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हर जीवधारी अपने जीवन के दौरान अपनी जैसी ही जननक्षम संतान उत्पन्न करता है। इसी प्रक्रिया को, इसी जैविक प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे, या प्रजनन कहेंगे, या जनन कहेंगे। ये जो प्रजनन की क्रिया होती है इसमें आप ध्यान दीजिए, जब कोई जीवधारी प्रजनन करके संतान उत्पन्न करता है तो वो संतान भी आगे चल करके क्या करती है? वो संतान भी पोषण करके वृद्धि करती है, वयस्क बनती है, वयस्क अवस्था में अपनी जैसी संतान उत्पन्न करती है, और फिर वो भी एक निश्चित लाइफ स्पान कंप्लीट करते हैं और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसकी संतान इसी तरीके से अपने जीवन के दौरान संतान उत्पन्न करता है। तो इसी प्रकार से प्रक्रिया जो होती है कंटिन्यूअस चलती रहती है, और एक बार जब जीवधारी उत्पन्न हो जाता है तो उत्पन्न होने के बाद क्या होता है? कंटिन्यूअस उस जात की निरंतरता इस पृथ्वी पर बनी रहती है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या होता है? दो तरह का होता है। ये जो रिप्रोडक्शन है ये दो तरह का है। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रजनन जीवों में होता है वो दो ही तरीके से होता है, या तो अलैंगिक जनन होगा या तो लैंगिक जनन होता है। ये अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन, और दूसरा है लैंगिक जनन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अलैंगिक जनन कैसे होता है और लैंगिक जनन कैसे होता है। तो ध्यान देना, जो अलैंगिक जनन है, ये अलैंगिक जनन ये निम्न कोटि के जीवों में पाया जाता है। इसमें एक सिंगल पेरेंट्स मतलब एकल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, और उसके शरीर से ही नए जीवधारी का निर्माण हो जाता है। इसमें दो पेरेंट की आवश्यकता नहीं होती है, दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, जबकि लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें ये एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है, और इस जनन में क्या होगा? दो पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है, दो जनक होते हैं। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझें उससे पहले हमें देखिए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ नहीं पाएंगे। तो ध्यान देना, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने से पहले हमें सेल डिवीज़न समझना है, और वो सेल डिवीज़न आप लोगों ने कक्षा 11 में आप पढ़े हैं, उसके बारे में पूरा स्टडी किया है। फिर भी एक बार हम इसको ज़रूर आपको ठीक है बताना चाहेंगे कि बिना इस क्या नाम है इसका,
सेल डिवीजन, बिना सेल डिवीजन को समझे हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, एक दो तरह का मुख्य विभाजन होता है, आप लोग ध्यान देते हैं कोशिकाओं में। एक क्या है आपका समसूत्री कोशिका विभाजन और एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है इसी के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समसूत्री कोशिका विभाजन क्या करता है, आधार प्रदान करता है। जब समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या है, ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, मतलब जनक कोशिका है जिसका विभाजन हो रहा है। ये जो जनक कोशिका है इसमें देखिए दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। मैंने आपको एक समझाने के लिए यहाँ पे फिगर बनाया है। तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, एक यहाँ पे फादर से प्राप्त है और एक मदर से प्राप्त है। ब्लैक को मैंने फादर, जो ब्लैक कलर से बना हुआ क्रोमोसोम्स है वो फादर का है, और जो रेड कलर से बना हुआ है वो मदर का क्रोमोसोम्स। और दोनों क्या है, एक दूसरे के समजात क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जब ये सेल डिवाइड होने लगेगी तो इसमें डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी। जब डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी तो देखिए इसमें अब ये क्रोमोसोम्स डबल हो चुके हैं। क्या हो गए, डबल हो गए। डीएनए का दोगुना कंप्लीट हुआ और क्रोमोसोम्स क्या हुआ, डबल हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब इसके बाद ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी पूरी तरीके से। जो ये क्रोमोसोम्स है कंडेंस होकर के कंडेंस हो जाएगा और क्रोमोसोम्स का रूप धारण कर लेगा, ये क्रोमैटिन धागा जो है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये मेटाफेज में आते हैं तो ये इक्वेटर पर आ जाते हैं और इसके बाद स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं। जब इससे स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएंगे तो फिर स्पिंडल फाइबर इनको अपने अपने पोल पे लेके चले जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जब सेंट्रोमियर टूटेगा तो ये ब्लैक वाले जो क्रोमोसोम्स है इसमें दो क्रोमोसोम्स बनेंगे, और ये जो रेड वाला है इसमें जब सेंट्रोमियर टूटेगा तो इससे भी दो रेड कलर के क्रोमोसोम्स बनेंगे। इसमें से एक क्रोमोसोम, एक ब्लैक और एक रेड एक कोशिका में चला जाएगा और एक ब्लैक और एक रेड दूसरी कोशिका में चला जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए, जो दोनों डॉटर सेल बनी हैं और जो पेरेंट सेल है उन दोनों में कोई अंतर आ रहा है। तो आप स्पष्ट होकर के देख लीजिए कि यहाँ पर कोई अंतर आया। पेरेंट सेल और डॉटर सेल बिल्कुल हूबहू एक दूसरे के मिरर ही रूप है, कोई अंतर नहीं है। जितने गुणसूत्र पेरेंट सेल में थे उतने ही गुणसूत्र डॉटर सेल में हैं। तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आया। इस कारण से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जितनी भी संतानें बनती हैं, वो हूबहू जेनेटिकली या मॉर्फोलॉजिकली एकदम अपने पेरेंट के समान ही होती हैं। इसी कारण से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप बनी हुई संतानें होती हैं वे क्लोन कहलाती हैं। पेरेंट्स की क्या होती हैं, क्लोन होती हैं। तो ध्यान रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, समसूत्री कोशिका विभाजन के थ्रू होता है। और समसूत्री कोशिका विभाजन में जो पेरेंट सेल है और जो डॉटर सेल है वो दोनों एकदम एक दूसरे के समान होती हैं। इसी कारण से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप जो भी संतान बनेगी वो संतान कैसी होगी, एकदम वो आनुवांशिक संरचना में अपने जनक के समान होगी। इसी कारण से उसे हम क्लोन कहेंगे। लेकिन थोड़ा अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आधार कौन प्रदान कर रहा है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करता है, अर्थात मियोसिस अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है, उसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल
में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये अर्धसूत्री जब विभाजन होगा तो ध्यान देना कि आप लोग थोड़ा सा कक्षा 11 में एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेल डिवीज़न बहुत अच्छे से पढ़ें और इतने अच्छे तरीके से उसको तैयार करें ताकि ठीक है आपको ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन, उसको कौन आधार प्रदान करता है? तो अर्धगुणसूत्री विभाजन करता है। तो यहाँ पर आप देखें ये पेरेंट सेल है और जब पेरेंट सेल का यहाँ पर अर्धगुणसूत्री विभाजन इसमें होता है तो यहाँ पर जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है उस प्रोफेज फर्स्ट अवस्था के लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डाइकाइनेसिस इस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो पैकिटीन अवस्था में क्या होता है, जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अर्धगुणसूत्रों के मतलब समजात गुणसूत्रों के अर्धगुणसूत्रों में समजात खंडों की आपस में अदला बदली होती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे हम पारगमन या क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और इसी के दौरान क्या होते हैं, माता पिता के जो जीन्स होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाएं ये वाला फिगर। तो यहाँ पे देखें जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया तो क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होने के बाद जो फादर का देखिए गुणसूत्र है उस पर मदर का रेड वाला कलर आ गया, जुड़ गया, और जो मदर का गुणसूत्र है उस पर फादर का ब्लैक कलर का जो गुणसूत्र यहाँ पे है वो आकर के जुड़ गया। इस प्रकार से फादर और मदर के जीन्स आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। और इसके कारण से क्या होगा, जो संतान होगी उसमें माता और पिता अर्थात माता और पिता दोनों के क्या आएंगे, पुनर्संयोजित कैरेक्टर डेवलप होते हैं। ये क्लोन नहीं हो सकते, जब भी आएगा इनमें माता पिता का मिला जुला रूप आएगा। अब यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई, 2 सेल बन गई। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखें, जो ये 2 सेल बनी इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई है, ये पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल में गुणसूत्रों की संख्या 2 थी, लेकिन इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, एक गुणसूत्र गया है दोनों कोशिका में। इसके बाद मियोसिस सेकंड होता है, और जो मियोसिस सेकंड होता है वो आप जानते हैं किस तरीके से होगा, ये होता है मियोसिस सेकंड समसूत्री होता है अर्थात माइटोसिस के थ्रू होता है। अब यहाँ पे जो 4 सेल बनी, ये 4 सेल क्या है, ये डॉटर सेल है चारों, लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो चुकी है, आधी हो चुकी है। अगर यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या 2n है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या n आ गई, अर्थात पेरेंट सेल से आधी होती है। इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे अर्धगुणसूत्री विभाजन। अब यहाँ पे जो ये क्या बन रहे हैं, डॉटर सेल बन रही है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की अपेक्षा आधी आ गई है। अब ये दोनों कोशिका आप देखिए, पेरेंट सेल और डॉटर सेल, पेरेंट सेल और डॉटर सेल, इन दोनों में क्या है, अंतर है। ये चारों कोशिकाएं जो बनी है देखिए डिफरेंट टाइप की बनी है, इनका पेरेंट से कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार से आप देखिए ये क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान बनेगी वो संतान अपने माता पिता के समान नहीं होगी, बल्कि उनके मिले जुले रूप की होगी, पुनर्संयोजित कैरेक्टर की होगी। अब यहीं पर आप थोड़ा सा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है इसको देखें, और इसके बाद ये आज हम यहाँ पे क्लोज करेंगे इस टॉपिक को। तो एक तरफ यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला क्या देखा हम लोगों ने ये देखा
कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक जनक की आवश्यकता पड़ती है, सिंगल पेरेंट होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लैंगिक जनन होता है, इसमें सिंगल पेरेंट है, तो इसमें क्या है, दो पेरेंट होंगे। तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट होते हैं, एक ही पेरेंट से एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ पर 2 पेरेंट की आवश्यकता होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जनक की आवश्यकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतानें प्राप्त होती हैं वो आनुवंशिक संरचना में अपने जनक के बिल्कुल समान होती है, अर्थात क्लोन होती हैं। और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग जो संतान प्राप्त होगी उसमें क्या होगा, रिकम्बिनेंट कैरेक्टर आएगा, रिकम्बिनेंट कैरेक्टर आएगा, पुनर्संयोजित कैरेक्टर आता है। तीसरा अंतर देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो चाहे हेप्लॉयड बॉडी हो चाहे डिप्लॉयड बॉडी हो, मतलब जैसे आपका ब्रायोफाइटा है, आपका शैवाल, कुछ आपके क्या है फंजाई हैं, इन सब का जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होता है वो जो मतलब शरीर होता है वो कैसा होता है, अगुणित होता है। तो ये अगुणित और दुगुणित दोनों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑलवेज दुगुणित जीवधारी की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगुणित हो चाहे दुगुणित हो, मेन शरीर जो है, बॉडी जो है, चाहे वो हेप्लॉयड हो चाहे डिप्लॉयड हो, दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी में होगा जिसमें मेन बॉडी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। इसके बाद इसमें अगर देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आधार कौन प्रदान करता है, समसूत्री कोशिका विभाजन अर्थात माइटोसिस, और इसको कौन प्रदान करता है तो मियोसिस। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता क्योंकि गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस प्रकार से इनमें कुछ प्रमुख अंतर हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक बार फिर से हम थोड़ा 1 मिनट में आपको रिकॉल करा रहे हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन के लिए केवल एक ही पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है, एक ही जनक होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप जितने भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं, संतानें बनती हैं, वो सारी संतानें जो होती हैं अपने जनक के समान होती हैं, इसी कारण से इन्हें क्लोन कहा जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप जो संतानें बनती हैं उनमें माता और पिता दोनों के मिक्स कैरेक्टर आते हैं, इस कारण से वो रिकम्बिनेंट लक्षण वाली होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगुणित और दुगुणित दोनों तरह की, अगर दोनों तरह का शरीर है दोनों में हो सकता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो केवल डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक बॉडी में होगा। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो माइटोसिस कोशिका विभाजन के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है। ध्यान रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हमें जैव विकास में कोई योगदान नहीं मिलता, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके थ्रू नई नई वैरायटी का डेवलपमेंट होता है और उससे हमें नई जाति के विकास में सहायता मिलती है। यहाँ तक आज, और इसके बाद आप लोगों को एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इन की पूरी प्रक्रिया के बारे में अगले वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।